हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद कोमल। तो आज की वीडियो में हम पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है पोर्टफोलियो सिलेक्शन मार्कोविट्स मॉडल। तो आज हम पोर्टफोलियो सिलेक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि ये क्या होता है, साथ ही साथ मार्कोविट्स मॉडल के बारे में डिस्कशन करेंगे और इसकी अजम्पशंस आज हम पढ़ेंगे कि अजम्पशंस क्या क्या होती हैं मार्कोविट्स मॉडल की। चैनल पर न्यू है या फिर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, क्योंकि ऐसी ही वीडियोस हम अपने चैनल पर लाते हैं जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल एंड यूज़फुल होती है, स्पेशली इन एग्जाम्स टाइम। और वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने क्लास ग्रुप में, और साथ ही साथ आप प्लेलिस्ट सेक्शन से जाकर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की सारी वीडियोस टॉपिक वाइज भी वॉच कर सकते हैं और स्टडी कर सकते हैं। चलिए फिर आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, पोर्टफोलियो सिलेक्शन मार्कोविट्स मॉडल का सबसे पहले हमें इंट्रोडक्शन गिवन है जिसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो इंट्रोडक्शन में हमें गिवन है कि पोर्टफोलियो सिलेक्शन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इन्वेस्टमेंट प्रोसेस का। जो भी हमारे इन्वेस्टर की इन्वेस्टमेंट प्रोसेस है उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है क्या, पोर्टफोलियो सिलेक्शन। कि आप एक जो इन्वेस्टर है वो किस तरीके का कैसा पोर्टफोलियो सिलेक्शन करेगा, है ना। तो पोर्टफोलियो सिलेक्शन क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें हम पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करते हैं। और वो पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट क्या ध्यान में रख के करते हैं, इन्वेस्टर के ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखकर करते हैं ताकि इन्वेस्टर के ऑब्जेक्टिव पूरे हो सके। तो बेसिकली पोर्टफोलियो सिलेक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जो इन्वेस्टर के ऑब्जेक्टिव को अटेन करने के लिए हेल्पफुल माना जाता है, और इट ऑफर्स द मैक्सिमम रिटर्न एट द मिनिमम डिग्री ऑफ रिस्क। तो पोर्टफोलियो सिलेक्शन जो है वो क्या ऑफर करता है, ज़्यादा रिटर्न, वो भी कम रिस्क पर। तो एक मॉडल बनाया गया है डॉक्टर हैरी एम मार्कोविट्स के द्वारा फॉर द अटेनमेंट ऑफ दीज ऑब्जेक्टिव्स विच इज़ नोन एज मार्कोविट्स मॉडल। तो डॉक्टर हैरी एम मार्कोविट्स ने एक मॉडल तैयार किया है जिसका नाम है मार्कोविट्स मॉडल, जिसमें इन्वेस्टर के ऑब्जेक्टिव जो है वो अटेन किए जाते हैं। द होल रिलेशनशिप ऑफ दिस मॉडल इज विद मार्कोविट्स डाइवर्सिफिकेशन। कि इस मॉडल का जो संबंध है वो किसके साथ है, मार्कोविट्स डाइवर्सिफिकेशन के साथ है। मार्कोविट्स के अनुसार एक पोर्टफोलियो मैनेजर या फिर एक इन्वेस्टर को इंक्लूड करना ही चाहिए अलग अलग टाइप की फाइनेंशियल असेट्स और सिक्योरिटीज को अपने पोर्टफोलियो में, ताकि द इफेक्ट ऑफ द रिस्क इन्वॉल्व्ड इन अ सिक्योरिटी कैन बी रिड्यूस। ताकि जो भी रिस्क जो है हमारी सिक्योरिटी में, यानी कि जो भी हमने जहाँ पे इन्वेस्टमेंट करी है एक इन्वेस्टर ने, जितना भी उसमें रिस्क इन्वॉल्व है उसको कम किया जा सके, है ना। तो एक एफिशिएंट फ्रंटियर हैज बीन propounded बाय मार्कोविट्स इन दिस रिगार्ड। यानी कि एक एफिशिएंट फ्रंटियर भी मार्कोविट्स ने दिया है, जिसके बारे में हम आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। एफिशिएंट फ्रंटियर की एक सेपरेट वीडियो हम बनाएंगे जिसके बारे में हम पूरा डिस्कस करेंगे उस सेपरेट वीडियो में। तो चैनल पर बने रहें आप। और अब हम स्टार्ट कर देते हैं इसका क्वेश्चन, जो कि है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पोर्टफोलियो सिलेक्शन। से आप क्या समझते हैं, और मार्कोविट्स मॉडल को हम डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ इसकी एजम्पशंस को भी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं 19th में आया हुआ है ये क्वेश्चन। तो ये चैप्टर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिट फर्स्ट का ही है ये। और पोर्टफोलियो सिलेक्शन क्या है, जैसा कि अभी हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम ऐसा पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करते हैं जो हमें मैक्सिमम रिटर्न दे और मिनिमम रिस्क पर दे, है ना। तो रेशनल इन्वेस्टर, रेशनल यानी कि जो लॉजिकल सोचता है वो रेशनल इन्वेस्टर होता है, यानी कि लॉजिकल थिंकिंग रखता है, जो है ना, सोच समझ के जो काम करता है वो रैशनल इन्वेस्टर माना जाता है। तो रैशनल इन्वेस्टर क्या चाहता है, एक ऐसा पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करना चाहता है जो कि उसके ऑब्जेक्टिव और रिक्वायरमेंट्स को पूरा करे, और ऐसा पोर्टफोलियो जो उसको मैक्सिमम रिटर्न दे कम लागत पर, यानी कि कम रिस्क पर, कम लागत पर। तो जनरली द यूज ऑफ डाइवर्सिफिकेशन इज मेड बाय अ पोर्टफोलियो मैनेजर। जब हमने डाइवर्सिफिकेशन चैप्टर पढ़ा था तो हमने क्या पढ़ा था, डाइवर्सिफिकेशन का क्या मतलब होता है कि हम अलग अलग टाइप की सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं। ये नहीं कि सारा पैसा आपने एक ही जगह लगा दिया। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब बेसिकली यही होता है कि आपको अपने फंड एलोकेशन जो है वो डिफरेंट टाइप की सिक्योरिटीज़ में करना है ना। तो वो डाइवर्सिफिकेशन होता है। तो पोर्टफोलियो में क्या होता है, हम डाइवर्सिफिकेशन को यूज़ करते हैं, एक मैनेजर और एक इन्वेस्टर जो भी है
और ताकि जो है ऑब्जेक्टिव्स अचीव किए जा सके। तो डाइवर्सिफिकेशन इन इन्वेस्टमेंट इज हेल्पफुल इन रिड्यूसिंग द रिस्क टू द मिनिमम लेवल। तो डाइवर्सिफिकेशन का यूज हम क्यों करते हैं, यानी कि हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट क्यों करते हैं, क्योंकि हमें अपने रिस्क को मिनिमम लेवल तक लाना है। जितनी भी हमने इन्वेस्टमेंट करी है, जितना भी उसमें रिस्क इन्वॉल्व है, उसको हमें मिनिमम लेवल तक लाना है, इसीलिए हम डाइवर्सिफिकेशन का यूज करते हैं। तो द प्रोसेस ऑफ पोर्टफोलियो सिलेक्शन पासिस थ्रू द गिवन 2 फेसेस। अब ये जो पोर्टफोलियो सिलेक्शन का जो प्रोसेस है, ये 2 फेसेस से होकर गुजरता है। वो 2 फेसेस क्या है वो पढ़ेंगे सबसे पहले। फर्स्ट फेज में क्या होता है, एन इन्वेस्टर डेवलप अ बिलीव विद रिगार्ड टू द फ्यूचर परफॉर्मेंस। पहला जो पहलू है वो क्या है, पहला जो फेस है वो ये है कि एक इन्वेस्टर जो है वो एक बिलीफ डेवलप करता है, एक विश्वास जो है विकसित करता है कि जो भी वो सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर रहा है उन सिक्योरिटी की फ्यूचर परफॉर्मेंस कैसी रहेंगी। और वो किस बेस पर बिलीफ बनाता है अपना, उन सिक्योरिटी के पास्ट एक्सपीरियंस को देखकर कि ये सिक्योरिटी ने पास्ट में ऐसा परफॉर्म किया था जिसकी वजह से एक इन्वेस्टर एक एजम्पशन ये बोल सकते हैं, या फिर इसको एक एक्सपेक्टेशन बोल सकते हैं, या इसको एक बिलीफ बोल सकते हैं कि उन सिक्योरिटी के प्रति उसका एक बिलीफ बनता है उन सिक्योरिटी की पास्ट परफॉर्मेंसेस को देखकर। तो ये फर्स्ट फेज होता है, ठीक है। और इंटेंसिव ऑब्जर्वेशन भी करता है इन्वेस्टर, ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करता है सारी उन सिक्योरिटीज की परफॉर्मेंसेस को और फिर एक बिलीफ तैयार करता है। ये तो हो गया पहला फेज। दूसरा फेज होता है such as portfolio is constructed or selected by the portfolio manager which is the best for the investment। तो जब हमने अच्छी तरीके से इंटेंसिव ऑब्जर्वेशन करा फर्स्ट फेज में सिक्योरिटीज का, तो दूसरे फेज में हम ऐसा पोर्टफोलियो सिलेक्ट करेंगे जो कि इन्वेस्टर के लिए बेस्ट हो, जिसमें मतलब ऐसा पोर्टफोलियो सिलेक्ट किया जाएगा जिसमें इन्वेस्टर के ऑब्जेक्टिव पूरे होते हो। तो ये 2 फेसेस होते हैं पोर्टफोलियो सिलेक्शन में। अब हम डिस्कस करेंगे मार्कोविट्ज मॉडल के बारे में कि ये मार्कोविट्ज मॉडल, जैसे कि अभी हमने पढ़ा था, डॉक्टर हैरी एम मार्कोविट्ज ने ये दिया है। और मार्कोविट्ज मॉडल जो है वो अजम्पशंस पर बेस्ड है। तो मार्कोविट्ज मॉडल जो है वो अजम्पशन पर बेस्ड होता है दैट एन इन्वेस्टमेंट मस्ट बी मेड इन अ ग्रुप ऑफ फाइनेंशियल असेट्स और सिक्योरिटीज की ऐसी अजम्पशन कि एक जो इन्वेस्टमेंट है वो ग्रुप में की जानी चाहिए, यानी कि फाइनेंशियल असेट्स या फिर सिक्योरिटीज का एक ग्रुप बनाया जाना चाहिए और उस ग्रुप में हमको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो बाय डूइंग सो, ऐसा करने से रिस्क जो इन्वॉल्व होता है किसी भी स्पेसिफिक सिक्योरिटी को, उसको हम कम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम एक ही सिक्योरिटी में तो पैसा लगा नहीं रहे, हम अलग अलग टाइप की सिक्योरिटी में पैसा लगा रहे हैं। अगर एक स्पेसिफिक सिक्योरिटी में रिस्क होगा तो वो डाइवर्सिफाई हो जाएगा हमारा, सो दैट्स वाई रिस्क कम होगा। तो व्हेन इन्वेस्टमेंट इज मेड बाय एन इन्वेस्टर इन अ ग्रुप ऑफ सिक्योरिटी देन टाइमली एडजस्टमेंट कैन बी मेड इफ एनी सिक्योरिटी हैज अ पॉसिबिलिटी ऑफ शोइंग अनफेवरेबल आउटकम। तो यहाँ पे बोला गया है कि जब इन्वेस्टमेंट की जाती है इन्वेस्टर के द्वारा ग्रुप ऑफ सिक्योरिटीज में, यानी कि जो सिक्योरिटीज का ग्रुप सिलेक्ट किया जाता है इन्वेस्टर के द्वारा, जब उसमें एक इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है तो उसमें ना टाइमली एडजस्टमेंट भी किए जा सके, टाइमली एडजस्टमेंट भी किए जा सकते हैं। और इफ एनी सिक्योरिटी हैज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ शोइंग अनफेवरेबल आउटकम, कहने का ये मतलब है कि कोई ऐसी सिक्योरिटी जो कि जिसकी संभावना है कि वो हमारे लिए, एक इन्वेस्टर के लिए जो है वो गलत, यानी कि अनफेवरेबल आउटकम, यानी कि कह सकते हैं इसको कि जो परिणाम है, यानी कि रिस्क हो सकता है, बेसिकली लॉस हो सकता है हमें उस सिक्योरिटी से, तो टाइमली एडजस्टमेंट भी हम जो है कर सकते हैं। तो ये मार्कोविट्ज मॉडल हमसे कहता है। तो एज अ रिजल्ट द इन्वेस्टर कैन बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट लॉस। तो इसीलिए मार्कोविट्ज मॉडल का यूज किया जाता है, ग्रुप ऑफ सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट की जाती है ताकि एक इन्वेस्टर जो है वो लॉस से बच सके। तो Markowitz model help in the context that how should an investor select an optimal portfolio। तो Markowitz मॉडल जो है वो हेल्प करता है हमारी एक इन्वेस्टर की कि एक इन्वेस्टर को किस तरीके से ऑप्टिमल पोर्टफोलियो को सिलेक्ट करना चाहिए।
अदर वर्ड्स में बात करें तो मार्कोविट्स मॉडल जो है वो हेल्पफुल है पोर्टफोलियो सिलेक्शन में, जो कि एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफर करता है साथ ही साथ मिनिमम रिस्क के साथ। तो दिस मॉडल डिपेंड अपॉन द रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो। ये जो मॉडल है वो पोर्टफोलियो के रिटर्न पर भी डिपेंड करता है कि पोर्टफोलियो हमें कितना रिटर्न एक इन्वेस्टर को दे सकता है। स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि हमारा एक्चुअल परफॉर्मेंस और हमारा जो एक्सपेक्टेड जो है एक्चुअल रिजल्ट और एक्सपेक्टेड जो था उसके बीच का जो डिफरेंस होता है वो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। कोरिलेशन कोएफिशिएंट का मतलब होता है कि एक सिक्योरिटी का रिलेशन जो है वो दूसरी के साथ जैसा भी है वो। तो ये सारा पोर्टफोलियो सिलेक्शन के अंदर आता है। तो इन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है ये मॉडल। तो मार्कोविट्स मॉडल को हम मीन वेरिएंस मॉडल भी कहते हैं, साथ ही साथ फुल कोवेरिएंस मॉडल और एचएम मॉडल भी कहते हैं। अब एक नोट हमें गिवन है कि मार्कोविट्स मॉडल का रिलेशन जो है वो मार्कोविट्स डाइवर्सिफिकेशन के साथ भी है, जो कि हमने स्टडी कर लिया है ऑलरेडी। आप ये वीडियो वॉच कर सकते हैं प्लेलिस्ट से, जिसमें हमने चैप्टर 2 था डाइवर्सिफिकेशन वाला, जिसमें हमने ये पूरा डिस्कस किया था एचएम मॉडल यानी कि मार्कोविट्स मॉडल। अब हम डिस्कस करेंगे इसकी एजम्पशंस क्या होती हैं कि क्या हम मान के चलते हैं। तो नंबर 1 इसकी जो एजम्पशन है, तो नंबर 1 जो इसकी एजम्पशन है वो है ट्रांजैक्शनल कॉस्ट ऑफ द परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटी इज इग्नोर्ड। कि जो भी ट्रांजैक्शनल कॉस्ट है यानी कि हम सिक्योरिटीज का बाइंग एंड सेलिंग जो कर रहे हैं उसकी जो लागत आती है उसको हम बोलते हैं ट्रांजैक्शनल कॉस्ट। तो ट्रांजैक्शनल कॉस्ट को इग्नोर किया जाता है मार्कोविट्स मॉडल के अंदर, और जो टैक्सेशन एलिमेंट है उसको हम कंसीडर ही नहीं करते इस मॉडल में। तो ये एजम्पशन पहली है जिसमें ट्रांजैक्शनल कॉस्ट को इग्नोर किया जाता है, साथ ही साथ टैक्सेशन जो सिस्टम है उसको भी हम नहीं कंसीडर करते। दूसरा असम्पशन है मेनली द कॉन्सेंट्रेशन इज अपॉन द रिस्क अंडर दिस मॉडल, यानी कि इस मॉडल में रिस्क पर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट किया जाता है। इन इन्वेस्टर टेक द डिसीजन विद रिगार्ड टू परचेज ऑफ सिक्योरिटी ऑन दिस बेसिस ओनली, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है कि एक इन्वेस्टर जो है वो डिसीजन लेता है विद रिगार्ड टू परचेज ऑफ सिक्योरिटी ऑन दिस बेसिस ओनली, यानी कि रिस्क के बेस पर ही सिक्योरिटीज का परचेज होता है। तो इसीलिए रिस्क पर ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन किया गया है इस मॉडल में। नंबर 3 आता है हमारा इन्वेस्टर आर रेशनल यानी कि वो लॉजिकल थिंकिंग रख रहे हैं, वो लॉजिकली सोच रहे हैं। तो यहाँ पर इन्वेस्टर जो है वो इमोशनल नहीं होगा, रैशनल होगा। तो दे वॉन्ट टू अर्न द मैक्सिमम रिटर्न, वो चाहते हैं मैक्सिमम रिटर्न कमाना डिस्पाइट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अनसर्टेनिटी एलिमेंट्स इन द सिक्योरिटी। कहने का ये मतलब है कि मैक्सिमम रिटर्न वो कमाना चाहते हैं, वो जानते हैं ये बात कि रिस्क भी इन्वॉल्व है ना, प्रेजेंस ऑफ रिस्क तो है ही है। तो दैट इज द इन्वेस्टर ट्रीट द एक्सपेक्टेड रिटर्न एज द बेसिस ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टर जो है वो एक्सपेक्टेड रिटर्न जो है वो मान के चलते हैं कि इतना तो हमें मिलेगा ही, तो इसीलिए जो है बोला गया है यहाँ पे। तो ये इसकी अजम्पशन है। नंबर 4 था इसकी अजम्पशन है एवरी इन्वेस्टर डज नॉट वांट टू फेस द रिस्क। हर इन्वेस्टर को एवरी इन्वेस्टर डज नॉट वांट टू फेस द रिस्क। हम जानते हैं कि सभी इन्वेस्टर्स जो हैं वो रिस्क को फेस नहीं करना चाहते। तो सम में सिलेक्ट दो सिक्योरिटी विच हैव द मिनिमम डिग्री ऑफ रिस्क। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि उन सिक्योरिटीज को ही सिलेक्ट करते हैं जो उनको मिनिमम डिग्री ऑफ रिस्क होता है जिन सिक्योरिटी में, उन्हीं सिक्योरिटी को वो सिलेक्ट करते हैं। तो ऑब्वियसली लेस रिस्क तो लो रिटर्न भी होगा, है ना, हाई रिस्क हाई रिटर्न, लो रिस्क लो रिटर्न, है ना। तो ये भी होता है। उसके बाद 5th एजम्पशन आती है दिस मॉडल एस्टैब्लिश अ रिलेशनशिप बिटवीन द रिस्क एंड द रिटर्न ऑफ एवरी सिक्योरिटी ऑन द बेसिस ऑफ सेम ड्यूरेशन ओनली। कि ये जो मॉडल है मार्कोविट्स मॉडल वो एक रिलेशनशिप जो है वो इस्टेब्लिश करता है रिस्क और रिटर्न के बीच, जो जितनी भी सिक्योरिटीज़ में एक इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है ऑन द बेसिस ऑफ सेम ड्यूरेशन पे। 6ठी जो हमारी एजम्पशन है, 6th जो हमारी एजम्पशन है वो है अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, इस मॉडल के अनुसार व्हेन दी इन्वेस्टमेंट डिसीजन इज मेड बाय एन इन्वेस्टर देन ही रिमेन्स इनडिफरेंट टू द डिविडेंड एंड कैपिटल गेन टू बी रिसीव। तो यहाँ पे बोला गया है कि इस मॉडल के अनुसार जब एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन लिया जाता है इन्वेस्टर के द्वारा देन ही रिमेन इनडिफरेंट टू द डिविडेंड, यानी कि वो डिविडेंड से जो है इनडिफरेंट हो जाता है और कैपिटल गेन जो है उसको भी जो है इनडिफरेंट रखा गया है यहाँ पे। 7th हमारा आता है मार्केट इज एफिशिएंट इन इटसेल्फ, यानी कि मार्केट जो है वो एफिशिएंट है
कोई भी इन्वेस्टर जो है कैन प्रोटेक्ट हिमसेल्फ अगेंस्ट द फ्लक्चुएशन, कोई भी इन्वेस्टर, नो इन्वेस्टर कैन प्रोटेक्ट, तो यहाँ पे बोला गया है नो इन्वेस्टर कैन प्रोटेक्ट हिमसेल्फ अगेंस्ट द फ्लक्चुएशन, कि कोई भी इन्वेस्टर जो है वो फ्लक्चुएशन से अपने आप को नहीं बचा सकता जो कि मार्केट में होती है। मार्केट में इरेगुलरिटी आती ही रहती है, अफेक्ट पड़ता ही रहता है, फ्लक्चुएशंस आती ही रहती है, तो कोई भी ऐसा इन्वेस्टर नहीं होता जो इन फ्लक्चुएशन से खुद को बचा सके, अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। उसके बाद आता है 8th assumption, एवरी फाइनेंशियल एसेट और सिक्योरिटी इज सिलेक्टेड बाय एन इन्वेस्टर एज एन अल्टरनेटिव फाइनेंशियल एसेट। तो जितनी भी फाइनेंशियल, जो भी हमारी फाइनेंशियल एसेट और सिक्योरिटी होती है वो इन्वेस्टर के द्वारा जो सिलेक्ट की जाती है एज एन अल्टरनेटिव फाइनेंशियल एसेट, यानी कि एक ऑल्टरनेटिव फाइनेंशियल एसेट के तौर पर भी सिलेक्ट की जाती है। उसके बाद एन इन्वेस्टर कैन अडॉप्ट ओनली डाइवर्सिफिकेशन फॉर हैविंग अ कंट्रोल ओवर द रिस्क। अगर एक इन्वेस्टर को इस मॉडल के अनुसार रिस्क को कंट्रोल करना है तो वो सिर्फ और सिर्फ डाइवर्सिफिकेशन को ही यूज कर सकता है। 10th आता है हमारा पोर्टफोलियो एनालिसिस इज बेस्ड ओनली ऑन द सिंगल ड्यूरेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे जो पोर्टफोलियो एनालिसिस है वो सिंगल ड्यूरेशन के बेस पर होता है। उसके बाद 11th, इन्वेस्टर साइकोलॉजी एंड पॉलिटिक्स डू नॉट इन्फ्लुएंस द मार्केट एक्टिविटी, की इन्वेस्टर की साइकोलॉजी, इन्वेस्टर की पॉलिटिक्स जो है वो मार्केट एक्टिविटी को इन्फ्लुएंस नहीं करती। 12th आता है इन्वेस्टर कैन मैक्सिमाइज द रिटर्न एट द स्पेसिफाइड रिस्क। तो एक इन्वेस्टर जो है अपने रिटर्न को बढ़ा सकता है एट दी स्पेसिफाइड रिस्क, तो ऑब्वियसली रिस्क भी होगा उतना ही जितना वो बढ़ाने की सोच रहा है। एन इन्वेस्टर गिव्स इंपॉर्टेंस टू द इंक्रीज इन द यूटिलिटी ऑफ इन्वेस्टर। तो इन्वेस्टर जो है वो यूटिलिटी पर भी ध्यान देता है, यूटिलिटी बढ़े इन्वेस्टमेंट की, तो इस पर भी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है। उसके बाद जो रिस्क होता है पोर्टफोलियो में वो डिपेंड करता है डायरेक्टली अपॉन द इनस्टेबिलिटी ऑफ रिटर्न इन द पोर्टफोलियो, कि पोर्टफोलियो के रिटर्न में जो इनस्टेबिलिटी आ रही है उस पर भी पोर्टफोलियो डिपेंड करता है। 15th आता है इन्वेस्टर कैन टेक एज वेल एज प्रोवाइड अनलिमिटेड डेट ऑन द बेसिस ऑफ रिस्क फ्री रेट। तो इन्वेस्टर जो है वो कैन टेक एज वेल एज प्रोवाइड, मतलब वो ले भी सकता है और प्रोवाइड भी कर सकता है अनलिमिटेड डेट को ऑन द बेसिस ऑफ रिस्क फ्री रेट्स। तो ये थे हमारे मार्कोविट्ज मॉडल की अजम्पशंस। आई होप गाइज आज की वीडियो आपको बिल्कुल क्लियर रही होगी। कोई भी पॉइंट अगर आपको नहीं समझ आया मुझे कमेंट करें, मैं उसको वहीं पे एक्सप्लेन कर दूंगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच।